इस सत्र में स्वागत है। आज हम क्रिस्टोफर नोलन की काफी चर्चित और जटिल फिल्म ओपनहाइमर इस पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये फिल्म वाकई कई परतों वाली है। हमारे पास इस फिल्म की कहानी, इसकी जो बनावट है और इसके किरदारों पर केंद्रित कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण हैं, और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों की मदद से फिल्म का जो सार है, उसके महत्वपूर्ण मोड़ और वो गहरे सवाल जो ये उठाती है, उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। जैसा हम जानते हैं, ये कहानी है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की। जी। वो प्रतिभाशाली, करिश्माई, लेकिन उतने ही विवादित भौतिक विज्ञानी, जिन्हें अक्सर परमाणु बम का जनक कह दिया जाता है। हाँ, ये तमगा उनके साथ जुड़ गया है। तो चलिए इन परतों को खोलना शुरू करते हैं। इस फिल्म की सबसे पहली और शायद सबसे खास बात मुझे लगती है इसका कहानी कहने का तरीका। हाँ, वो नॉन लीनियर वाला। हाँ, नोलन ने वो दो समानांतर धागों का इस्तेमाल किया है, फ्यूजन जो रंगीन है और फिशन जो ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि विज्ञान, महत्वाकांक्षा, नैतिकता और वो शीत युद्ध की राजनीति के बीच का एक जबरदस्त टकराव दिखाती है ये फिल्म। हाँ, और नोलन का ये जो नॉन लीनियर मतलब गैर रेखीय कथा संरचना का चुनाव है, वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, वो कहानी के मर्म को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे? देखिए, फ्यूजन जो रंगीन है वो हमें सीधे ओपनहाइमर के दिमाग में उनके अपने व्यक्तिपरक अनुभव में ले जाता है। ये उनके छात्र जीवन की उथल-पुथल से लेकर क्वांटम फिजिक्स के प्रति उनका जुनून, फिर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नेतृत्व की ऊंचाइयां और फिर धीरे-धीरे एक टूटे हुए डिसइल्यूजनेट इंसान बनने तक का सफर है। मतलब दुनिया उनके नजरों से दिखती है, भावनाओं और अंतर्विरोधों से भरी हुई। और फिशन? वही फिशन जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, वो एक ज्यादा बाहरी, आप कह सकती हैं, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पेश करता है, खासकर लुइस स्ट्रॉस के नजरिए से। ये मुख्य रूप से युद्ध के बाद के दौर पर केंद्रित है। वो 1954 की विवादास्पद सुरक्षा सुनवाई और उसके राजनीतिक नतीजे। ये हमें ओपनहाइमर का सार्वजनिक पतन दिखाता है, कैसे शक, प्रोफेशनल ईर्ष्या और राजनीतिक चालबाजियों ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया, उसी व्यक्ति को जिसने कुछ साल पहले इतिहास रचा था। तो मतलब कहानी आगे पीछे होती रहती है। हाँ, फिल्म मूल रूप से 3 टाइमलाइन के बीच कूदती रहती है। एक तो युद्ध के बाद की सुरक्षा सुनवाई और स्ट्रॉस की पुष्टि वाली सुनवाई, वो है फिशन। फिर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का दौर जो फ्यूजन का बड़ा हिस्सा है, और ओपनहाइमर का शुरुआती अकादमिक जीवन और निजी रिश्ते, वो भी फ्यूजन का हिस्सा है। ये संरचना दिखाती है कि कैसे अतीत के फैसले और रिश्ते भविष्य की घटनाओं को आकार देते हैं। अच्छा, तो अगर हम कहानी की शुरुआत में जाएं, ओपनहाइमर के उन शुरुआती सालों में, फिल्म उन्हें कैसे दिखाती है? हमारे स्रोत बताते हैं कि कैम्ब्रिज में एक युवा छात्र के रूप में वो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, पर साथ ही गहरा भावनात्मक तूफान और अकेलेपन से भी गुजर रहे थे। हाँ, ये विरोधाभास शुरू से ही दिखता है। क्वांटम मैकेनिक्स का जो नया क्रांतिकारी क्षेत्र था, वो उन्हें खींचता था, लेकिन साथ ही, जैसा फिल्म दिखाती है, वो अक्सर ब्रह्मांडीय कणों, तरंगों, तारों के विस्फोटों के अमूर्त, लगभग डरावने दृश्यों से परेशान रहते थे। जी, वो उनकी आंतरिक उथल-पुथल को दिखाता है एक तरह से। और वो एक चौंकाने वाला वाक्य भी है ना, जो उनकी उस समय की मानसिक अस्थिरता दिखाता है। आप वो सेब वाले वाक्य की बात कर रहे हैं? हाँ, अपने एक सख्त ट्यूटर पैट्रिक ब्लैकेट से नाराज होकर उन्होंने उनके लिए रखे सेब में साइनाइड मिला दिया था। मतलब ये कितना कितना आवेगपूर्ण और खतरनाक कदम था। हाँ, और ये घटना सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये ओपनहाइमर के चरित्र के विरोधाभासों को बहुत पहले ही स्थापित कर देती है। अपार बौद्धिक क्षमता के साथ साथ एक खतरनाक भावनात्मक अस्थिरता। तो क्या हुआ उसका? फिल्म दिखाती है कि किस्मत से महान भौतिक विज्ञानी नील्स बोर जो उनसे मिलने आए थे, उन्होंने वो जहरीला सेब देख लिया और उसे फेंक दिया। इससे ओपनहाइमर अनजाने में एक भयानक अपराध करने से और शायद अपना पूरा भविष्य बर्बाद करने से बच गए। ये क्षण दिखाता है कि उनका जीवन कितनी नाजुक डोर से बंधा था। फिर यूरोप में जर्मनी के गॉटिंगन में मैक्स बोन के अंडर पढ़ते हुए वो अकादमिक रूप से ज्यादा सफल हुए। वहां उनकी मुलाकात वर्नर हाइजेनबर्ग जैसों से हुई। जी, वो क्वांटम भौतिकी की क्रांति का हिस्सा बने वहां। और फिर अमेरिका लौटे। हाँ, अमेरिका लौटने पर वो बर्कले और कैलटेक में प्रोफेसर बने और सैद्धांतिक भौतिकी के नए यूरोपीय विचारों को अमेरिका लाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी प्रतिष्ठा एक शानदार दिमाग वाले व्यक्ति की बनी, जो थोड़ा विलक्षण था, समझने में मुश्किल लेकिन प्रेरणादायक।
यहीं से उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। हम्म। और इसी दौर में उनके जीवन में 2 बेहद महत्वपूर्ण महिलाएं आईं जिन्होंने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। पहली, जीन टैटलॉक, एक मनोचिकित्सक। हाँ, उनका रिश्ता काफी गहरा और तूफानी बताया जाता है। जी हाँ, बेहद गहरा, बौद्धिक, भावुक और अक्सर तूफानी। और टैटलॉक कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य भी थीं, जो बाद में ओपेनहाइमर के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना। और दूसरी थी कैथरीन किटी हैरिसन। हाँ, किटी हैरिसन, एक जीव विज्ञानी जो खुद पूर्व कम्युनिस्ट थीं और जिनकी पहले भी कई शादियां हो चुकी थीं। ओपेनहाइमर ने उनसे शादी की, उनके बच्चे भी हुए। किटी भी जटिल थी, महत्वाकांक्षी और अक्सर अस्थिर, लेकिन ओपेनहाइमर के जीवन में एक स्थायी उपस्थिति बनी रही, खासकर उनके मुश्किल समय में। यहाँ उनके राजनीतिक झुकाव की बात करना जरूरी लगता है, क्योंकि यही बाद में उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना। 1930 का दशक, महामंदी का दौर। हाँ, वो समय ही ऐसा था। स्रोत बताते हैं कि वे कई वामपंथी अकादमिक और सामाजिक दायरों में सक्रिय थे। जी। हालांकि उन्होंने कभी औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं की, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वे ऐसी मीटिंगों में जाते थे, स्पेनिश गृहयुद्ध में रिपब्लिकन पक्ष जैसे वामपंथी कारणों के लिए दान देते थे। जी। और पार्टी सदस्यों से उनके गहरे व्यक्तिगत और रोमांटिक संबंध थे, जिनमें जीन टैटलॉक प्रमुख थीं। जाहिर है, इस सब पर FBI की नजर थी। बिल्कुल सही। और ये समझना जरूरी है कि उस समय, मतलब 1930s में, वामपंथी होना या सहानुभूति रखना अकादमिक हलकों में असामान्य नहीं था, खासकर फासिवाद के उदय के खिलाफ। लेकिन शीत युद्ध का माहौल बदला। हाँ, शीत युद्ध के बदलते माहौल में यही संबंध और झुकाव उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने और उन्हें अविश्वसनीय साबित करने का आधार बन गए। अतीत की छाया भविष्य पर पड़ी, यूं समझिए। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध का दौर और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत। ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी संवेदनशील और गुप्त परियोजना के लिए ओपेनहाइमर को उनकी इस कथित संदिग्ध राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद वैज्ञानिक प्रमुख कैसे चुना गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। इसकी जड़ें यूरोप में नाजी जर्मनी के परमाणु बम विकसित करने की आशंका में थीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को इस खतरे से आगाह किया था। हाँ, डर था कि हिटलर पहले बम बना लेगा। बिल्कुल, अमेरिका को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। इसी तत्काल जरूरत के बीच सेना के जनरल लेस्ली ग्रोव्स, फिल्म में मैट डेमन ने जिनका किरदार निभाया है, उन्हें इस विशाल प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया। ग्रोव्स तो काफी सख्त मिजाज के लगते हैं फिल्म में। हाँ, ग्रोव्स एक व्यवहारिक और परिणाम उन्मुख व्यक्ति थे। उन्होंने ओपेनहाइमर की राजनीतिक पृष्ठभूमि के जोखिमों को पहचाना, लेकिन वे उनकी असाधारण वैज्ञानिक क्षमता, संगठनात्मक कौशल और शायद सबसे महत्वपूर्ण, विभिन्न पृष्ठभूमि के शीर्ष वैज्ञानिकों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करने और प्रेरित करने की उनकी अद्वितीय करिश्माई क्षमता से ज्यादा प्रभावित हुए। ग्रोव्स ने एक तरह से एक परिकलित जोखिम लिया और ओपेनहाइमर ने उस भरोसे को सही साबित किया, कम से कम वैज्ञानिक दृष्टि से। तो उन्होंने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में लॉस अलामोस नाम की एक पूरी प्रयोगशाला, एक शहर ही खड़ा कर दिया, जहां देश के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को इकट्ठा किया गया। जी हाँ, वे वहां सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक प्रशासक, एक प्रेरक और एक तरह से उस पूरी वैज्ञानिक बिरादरी के केंद्र बंधु बन गए। सही कहा। लेकिन जैसा फिल्म दिखाती है, इस वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ साथ उन पर एक भारी नैतिक बोझ भी था। वे जानते थे कि वे क्या बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी में भी उथल-पुथल जारी थी। जीन टैटलॉक गहरे अवसाद से गुजर रही थीं और फिर उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या माना गया। हालांकि फिल्म इसे कुछ अस्पष्टता और ओपेनहाइमर के अपराध बोध के साथ दिखाती है। और उनकी पत्नी किटी जहां एक तरफ उनके काम का समर्थन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी भावनात्मक दूरी और काम में उनके पूरी तरह डूब जाने से निराश और अकेली महसूस कर रही थीं। यहाँ विज्ञान की मांगें, राजनीतिक दबाव और व्यक्तिगत जीवन की जटिलताएं सब आपस में उलझ जाती हैं। हाँ, ये सब एक साथ चल रहा था। ये वो बिंदु है जहां विज्ञान, राजनीति और नैतिकता का त्रिकोण सबसे ज्यादा नुकीला हो जाता है। ओपेनहाइमर नाजी जर्मनी को हराने की जरूरत को लेकर दृढ़ थे, लेकिन साथ ही अपनी रचना की विनाशकारी क्षमता के परिणामों से भी भीतर ही भीतर भयभीत थे। कुछ साथी वैज्ञानिकों ने नैतिक आपत्तियां उठाई भी थी ना? हाँ, बिल्कुल। और फिल्म में ओपेनहाइमर को
परमाणु विस्फोट से झुलसते लोगों के वो भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। ये उनके बढ़ते आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। और फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया, ट्रिनिटी टेस्ट। फिल्म इस घटना के तनाव और हैरत को कैसे पेश करती है? बहुत बहुत प्रभावशाली ढंग से। 16 जुलाई 1945, न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान, दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण। फिल्म उस क्षण के चरम तनाव को बहुत प्रभावी ढंग से पकड़ती है। खराब मौसम के कारण वो अंतिम समय की अनिश्चितता, हाँ, वो डर कि कहीं चेन रिएक्शन अनियंत्रित न हो जाए। पहले का वो गहरा, लगभग कान बहरा कर देने वाला सन्नाटा, जिसमें सिर्फ ओपनहाइमर की तेज चलती सांसों की आवाज जी, और फिर अचानक उठती वो अंधा कर देने वाली रोशनी, उसके कुछ सेकंड बाद महसूस होने वाली जबरदस्त शॉकवेव, और फिर आग का वो विशाल भयावह मशरूम बादल जो आसमान में उड़ता है। वैज्ञानिक खुशी और राहत से चिल्ला उठते हैं, लेकिन कैमरे का फोकस ओपनहाइमर के चेहरे पर है, जो लगभग भाव शून्य, खोखला सा दिखता है, जैसे जीत का जश्न मनाने की बजाय वे आने वाले भविष्य की भयावहता को महसूस कर रहे हों। हाँ, वो भाव उनके चेहरे पर साफ दिखता है। और यहीं पर वे भगवद गीता के उस प्रसिद्ध श्लोक को याद करते हैं जो उनके होठों पर आता है, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसारों का नाश करने वाला। नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। बिल्कुल, ये क्षण सिर्फ उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि का शिखर नहीं है, बल्कि ये उनके गहरे नैतिक द्वंद्व और उस बोझ को भी हमेशा के लिए स्थापित कर देता है जिसे वे जीवन भर ढोएंगे। वे समझ गए थे कि उन्होंने मानवता के हाथ में एक ऐसी शक्ति दे दी है जिसके परिणाम अनियंत्रित हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये वैज्ञानिक जीत बहुत जल्द ही भयानक मानवीय त्रासदी में बदल गई। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी। फिल्म हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के ग्राफिक दृश्य दिखाने से बचती है। इसके बजाय ये खबर आने पर लॉस आलामोस के वैज्ञानिकों और खासकर ओपनहाइमर की प्रतिक्रियाओं के जरिए इसके प्रभाव को दर्शाती है। हाँ, वो भाषण वाला सीन। हाँ, वे वैज्ञानिकों की भीड़ को संबोधित करते हुए जीत का भाषण देते हैं, तालियां बजती हैं, लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन उसी क्षण उन्हें जले हुए शरीरों और परमाणु हमले की भयावहता के मतिभ्रम होते हैं। उनका अपराध बोध और आंतरिक बिखराव स्पष्ट है। और फिर राष्ट्रपति ट्रूमन से उनकी मुलाकात। हाँ, राष्ट्रपति ट्रूमन, गैरी ओल्डमैन द्वारा निभाया गया किरदार के साथ उनकी मुलाकात इस टकराव को और उजागर करती है। जब ओपनहाइमर अपनी नैतिक चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है मेरे हाथों पर खून लगा है, तो ट्रूमैन उनकी भावनाओं को समझने या साझा करने के बजाय उन्हें तिरस्कारपूर्वक रोने वाला बच्चा कहकर खारिज कर देते हैं। ये राजनीति और विज्ञान की दुनिया के बीच की वो गहरी खाई को दिखाता है। बिल्कुल, युद्ध के बाद ओपनहाइमर एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे, पर पर्दे के पीछे उनका पतन शुरू हो चुका था। 1954 की सुरक्षा मंजूरी सुनवाई वो उनके जीवन का सबसे काला और अपमानजनक अध्याय बनी। इसे फिल्म के फिक्शंस यानी ब्लैक एंड व्हाइट हिस्से में प्रमुखता से दिखाया गया है। और ये सुनवाई सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी, इसमें राजनीति थी। हाँ, ये महज एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं थी। ये काफी हद तक लुइस स्ट्रॉस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर द्वारा शानदार ढंग से निभाया गया किरदार द्वारा रची गई एक राजनीतिक साजिश थी। स्ट्रॉस, वो एसी वाले? हाँ, स्ट्राउस परमाणु ऊर्जा आयोग के एक बेहद शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सदस्य थे। बाद में अध्यक्ष बने और ओपनहाइमर से गहरी व्यक्तिगत दुश्मनी रखते थे। दुश्मनी क्यों? वजह थोड़ी जटिल थी। कुछ हद तक पेशेवर ईर्ष्या, कुछ ओपनहाइमर द्वारा सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया जाना, और ये धारणा कि ओपनहाइमर ने आइंस्टीन को उनके खिलाफ भड़काया था। स्ट्राउस एक तरह से बदला लेने पर तुले थे। अच्छा। बंद दरवाजों के पीछे हुई ये सुनवाई का माहौल किसी मुकदमे जैसा था, लेकिन निष्पक्ष नहीं। ओपनहाइमर की वफादारी, उनके चरित्र और उनके निर्णयों पर बेरहमी से हमला किया गया। उनके पुराने वामपंथी संबंध, जीन टैटलॉक के साथ उनका रिश्ता, हाइड्रोजन बम के विकास पर उनके नैतिक संदेह, जिसे उनकी अविश्वसनीयता के रूप में पेश किया गया। हाँ, और उनकी कथित अहंकारपूर्ण टिप्पणियां, सब कुछ उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये एक तरह से चरित्र हनन का अभियान था। और नतीजा विनाशकारी था। उन्हें बुरी तरह अपमानित किया गया। सुनवाई के अंत में उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई, जिससे वे प्रभावी रूप से देश की परमाणु नीति से जुड़े किसी भी काम से बाहर हो गए। उन्हें एक सुरक्षा जोखिम करार दिया गया। जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था उसे ही? हाँ, जिस व्यक्ति ने अमेरिका को परमाणु शक्ति बनाने में नेतृत्व किया था उसे अब अविश्वसनीय माना जा रहा था। उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा धूल में मिल गई।
ये और भी दुखद था कि एडवर्ड टेलर जैसे कुछ पूर्व सहयोगी जो हाइड्रोजन बम के प्रबल समर्थक थे, उनके खिलाफ गवाही देने वालों में शामिल थे, जबकि कई अन्य वैज्ञानिक दबाव में थे। किटी ने क्या किया? उनके पत्नी किटी ने सुनवाई के दौरान बेहद मजबूती से उनका बचाव किया, लेकिन साथ ही जैसा फिल्म दिखाती है, वे निजी तौर पर ओपेनहाइमर की कुछ हद तक निष्क्रिय रणनीति और पूरी तरह से लड़ने में उनकी हिचकिचाहट से निराश भी थीं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था, है ना, स्ट्रॉस के साथ। हाँ बिल्कुल। सालों बाद 1959 में जब लुईस स्ट्रास राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा वाणिज्य सचिव के पद के लिए नामांकित किए गए, तो उन्हें सेनेट की पुष्टि की आवश्यकता थी, और यहाँ पासा पलट गया। ये तो बड़ा नाटकी मोड़ था। हाँ, सेनेट की पुष्टि सुनवाई के दौरान कई वैज्ञानिकों और अन्य गवाहों ने गवाही दी। इन गवाहियों से ओपेनहाइमर के खिलाफ स्ट्रॉस की गहरी व्यक्तिगत दुश्मनी, 1944 की सुनवाई में उनकी जोड़-तोड़ वाली भूमिका और उनके कपटपूर्ण तरीके उजागर हो गए। तो उनकी नियुक्ति नहीं हुई? अंततः सेनेट ने उनकी नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया, जो उस समय कैबिनेट स्तर के नामांकन के लिए एक बहुत ही दुर्लभ और अपमानजनक घटना थी। ये ओपेनहाइमर के लिए एक देर से मिला, परोक्ष ही सही, न्याय जैसा था। और फिल्म का अंत हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन की ओर ले जाता है। वो ओपेनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टीन के बीच हुई एक पुरानी बातचीत से जुड़ा है, जिसे स्ट्रॉस ने सालों तक गलत समझा था। हाँ, वो तालाब वाला सीन। फिल्म में पहले दिखाया गया था कि स्ट्रॉस ने प्रिंसटन में तालाब के किनारे ओपेनहाइमर और आइंस्टीन को बात करते देखा था। जी। बातचीत के बाद आइंस्टीन बिना स्ट्रॉस की तरफ देखे गंभीर मुद्रा में वहां से चले गए थे। स्ट्रॉस ने मान लिया था कि ओपेनहाइमर ने आइंस्टीन को उसके यानी स्ट्रॉस के खिलाफ कुछ कहा है, जिससे उनका अहंकार और असुरक्षा और बढ़ गई थी। लेकिन अंतिम दृश्य हमें उस बातचीत का असली मतलब बताता है। ओपेनहाइमर ने आइंस्टाइन से कोई निजी शिकायत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपनी एक बहुत गहरी, एक अस्तित्वगत चिंता साझा की थी। क्या चिंता थी वो? उन्होंने आइंस्टाइन से अपना डर व्यक्त किया था कि ट्रिनिटी टेस्ट और उसके बाद परमाणु बमों के निर्माण ने शायद अनजाने में विनाश की एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन शुरू कर दी है जो सिर्फ भौतिकी तक सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब एक राजनीतिक और रणनीतिक श्रृंखला प्रतिक्रिया, परमाणु हथियारों का प्रसार, प्रोलिफरेशन, जो अंततः मानवता के आत्मविनाश तक ले जा सकती है। आइंस्टीन इस बातचीत की भयावह गंभीरता को तुरंत समझ जाते हैं। उनका बिना कुछ कहे गंभीर चेहरे के साथ वहां से चले जाना स्ट्रॉस के प्रति उदासीनता नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य पर मंडरा रहे उस खतरे की स्वीकृति थी जिसे ओपेनहाइमर ने महसूस किया था। और फिल्म का अंत ओपेनहाइमर के क्लोजअप पर होता है। उनके चेहरे पर गहरी निराशा है और वे पृथ्वी को परमाणु आग की लपटों में घिरते हुए देखने की अपनी डरावनी कल्पना से प्रेत बाधित हैं। ये दिखाता है कि वे अपनी रचना के संभावित परिणामों के बोझ से कभी तो इन सभी स्रोतों और फिल्म के विश्लेषण से गुजरने के बाद इस पूरी जटिल कहानी के मूल विषय क्या उभर कर सामने आते हैं? मेरे विचार में सबसे पहला और प्रमुख है वैज्ञानिक प्रतिभा और नैतिक जिम्मेदारी के बीच का वो शाश्वत और अक्सर दर्दनाक द्वंद्व। क्या वैज्ञानिकों का काम सिर्फ खोज करना है, या उन्हें अपनी खोजों के परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए? ओपेनहाइमर का जीवन इसी सवाल का एक जीता जागता त्रासद उदाहरण है। सही कहा। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे व्यक्तिगत द्वेष, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और शीत युद्ध जैसी विचारधारात्मक लड़ाइयां सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को भी निशाना बना सकती हैं और उन्हें नष्ट कर सकती हैं। ओपेनहाइमर का पतन सिर्फ उनकी अपनी गलतियों का नतीजा नहीं था, बल्कि उस समय के विषाक्त राजनीतिक माहौल का भी प्रतिबिंब था। और तीसरा जाहिर है परमाणु हथियारों की भयावह और स्थायी विरासत। ये एक ऐसी तकनीकी जीत थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन इसकी कीमत शायद मानवता का भविष्य ही दांव पर लगाना है। फिल्म हमें याद दिलाती है कि ये खतरा टला नहीं है। तो ये थी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जटिल बहुस्तरीय कहानी पर आधारित हमारी चर्चा, जिसमें हमने क्रिस्टोफर नोलन की विशिष्ट शैली और फिल्म द्वारा उठाए गए गहरे नैतिक और अस्तित्वगत सवालों को समझने की कोशिश की। ये निश्चित रूप से एक व्यक्ति की कहानी से कहीं ज्यादा है, ये हमारे समय की कहानी भी है। हाँ, ये महज इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये विज्ञान की अपार शक्ति,
उसके उपयोग से जुड़ी भारी जिम्मेदारी, राजनीतिक जोड़-तोड़ की निर्ममता और व्यक्तिगत विवेक की आवाज के बारे में स्थायी सवाल उठाती है। ये बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाती है कि कैसे एक क्षण की वैज्ञानिक सफलता पूरी मानवता के भविष्य पर एक स्थायी और शायद खतरनाक छाया डाल सकती है। और अंत में श्रोताओं के मन में विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की विरासत एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने दुनिया को बदलने वाली शक्ति बनाने में मदद की और शायद अनजाने में उसे नष्ट करने की क्षमता भी पैदा कर दी। आज की हमारी इस दुनिया में क्या मायने रखती है, जहां परमाणु खतरे और वैश्विक तनाव अभी भी वास्तविकता हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या मानवता ने वाकई उनके उस गहरे डर से कोई सबक सीखा है कि शायद हमने विनाश का एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिससे लौटना बेहद मुश्किल हो सकता है?